तो हमने हैलोअल्केन्स और हैलोएरिन्स दोनों का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हम अल्काइल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्योर अल्काइल हैलाइड होता है वो कलरलेस होता है। प्योर अल्काइल हैलाइड क्या होता है? कलरलेस होता है। तो प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, यानी उनमें कोई कलर नहीं होता है। तो जो भी आप प्योर अल्काइल हैलाइड लोगे तो उसमें आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा, यानी वो कलरलेस होगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जो ब्रोमाइड और आयोडाइड को, जब आप ब्रोमाइड और आयोडाइड को लाइट में रख दोगे तो उसमें अपने आप कुछ ना कुछ कलर डेवलप हो जाता है। और जनरली जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनका स्मेल जनरली स्वीट होता है। तो जो वोलेटाइल अल्काइल हैलाइड होते हैं, तो वोलेटाइल अल्काइल हैलाइड मतलब जो वेपर बन सके, तो जो अल्काइल हैलाइड वेपर बन सके उसे कहते हैं हम लोग वोलेटाइल अल्काइल हैलाइड। तो वोलेटाइल अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, उनका जो स्मेल होता है वो क्या होता है? स्वीट होता है। तो ये कॉमन सा बात था। अब अगर हम मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें मेन जो है हमारा दो पॉइंट है जो हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी में। एक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन वाटर। तो ये दो मेन अल्काइल हैलाइड है। तो जो हमारा सबसे मेन अल्काइल हैलाइड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम किसके बारे में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के अगर बारे में बात करें और हम जो अल्काइल हैलाइड लेंगे जिसका अल्काइल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। अल्काइल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। तो फॉर हम सेम अल्काइल ग्रुप, यानी हम कैसा अल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं? फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हैलोजन डिफरेंट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम कुछ अल्काइल हैलाइड का नाम लिखते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। CH3F, दूसरा अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो ये अल्काइल हैलाइड है। एक फ्लोराइड है, एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है और एक हमारा आयोडाइड है। तो इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन है कि सब में अल्काइल ग्रुप सेम है, यानी सब में मिथाइल ग्रुप है CH3 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 CH3। और डिफरेंट क्या है? सब में डिफरेंट हैलोजन एटम, एक में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तो फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन और ब्रोमीन के नीचे होता है आयोडीन। तो क्या हो रहा है? वेट बढ़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन बहुत छोटा साइज का होता है। उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा साइज होता है क्लोरीन का, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का, उससे बड़ा साइज आयोडीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज बढ़ता है नीचे की तरफ। साइज बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? मास भी तो बढ़ता है, उसका एटॉमिक वेट भी तो बढ़ रहा है। तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अगर एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास भी तो कंपाउंड का बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा कंपाउंड का। तो अगर हम आपसे पूछे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना, सॉरी हम क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो वैन डर वाल फोर्स सबसे कम किस में होगा, इस पे, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है ना, फ्लोरीन CH3F का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, तो वैन डर वाल फोर्स कम होगा। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मास बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर देखें तो इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मिथाइल फ्लोराइड से ज़्यादा मिथाइल क्लोराइड का, और मिथाइल क्लोराइड से ज़्यादा मिथाइल ब्रोमाइड का, और मिथाइल ब्रोमाइड से ज़्यादा मिथाइल आयोडाइड का। तो ये ट्रेंड है अगर अल्काइल ग्रुप सेम रहे तो। अब हम अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, कि अगर हम आइसोमर लेते हैं तो आइसोमर, तो अब हम समझते हैं कि आइसोमर क्या होता है। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड का आइसोमर लेते हैं, और आइसोमर का क्या होगा, जैसे जैसे उसका क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग बढ़ेगा, तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, घटने लगता है। ब्रांचिंग होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटने लगेगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा, अमंग आइसोमरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट decreases with increase in branching among isomeric alkyl halide, boiling point decreases with increase in branching। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो इस चीज़ को अभी हम समझते हैं, अभी उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, अब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल देंगे। एक चीज़ यहाँ पर लिख दीजिएगा, वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा आप लोग। और इसका रीज़न क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट का हमारा एग्जाम्पल क्या होगा कि हम पहला जो कंपाउंड ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड है कि नहीं। तो ये हमारा पहला कंपाउंड है। अब एक इसका एक आइसोमर लेते हैं हम लोग। ये हमारा सेकेंड कंपाउंड है। तो अगर इन दोनों कंपाउंड को देखें
दूसरा वाला कंपाउंड में ब्रांचिंग आ गया है, ऐसा लग रहा है कि पहला कंपाउंड तो स्ट्रेट था, इसमें थोड़ा सा ब्रांचिंग आ गया है। और अगर हम तीसरा कंपाउंड लें तो ये हमारा तीसरा कंपाउंड है। आप देखो सब में कार्बन का संख्या सेम होगा, सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या सेम होगा और सब में क्लोरीन का भी संख्या सेम है। लेकिन अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर का, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर का बात करते हैं तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, क्या हम बताएं यहाँ पर कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है बॉइलिंग पॉइंट, 1 का। तो 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 2 का और उससे कम 3 का। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट है, तो हमें तीसरा पॉइंट में क्या है कि हमें आइसोमरिक डाई हेलो बेंजीन वाले कंपाउंड का हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। अमंग द आइसोमरिक डाई हेलो बेंजीन बॉइलिंग point are nearly same, but para isomer have high melting point than ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो अगर हम बात करें आइसोमरिक डाई हेलो बेंजीन की, बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग सेम होता है, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पारा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा वाले से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम फिगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के देख लें। तो टोटल डाई हेलो बेंजीन के कितने स्ट्रक्चर होंगे, 3 स्ट्रक्चर। तो हम बताए थे कि अगर हम कोई भी डाई हेलो वाला कंपाउंड लेंगे, Cl, तो एक ग्रुप को फिक्स कर देंगे तो दूसरा ग्रुप किस पोजीशन पे है, ऑर्थो। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, 2 हेलोजन, इसलिए हम डाई हेलो बेंजीन बोल रहे हैं इसको। तो ये ऑर्थो वाला कंपाउंड है। अगला कंपाउंड जो होगा वो कौन सा होगा, पारा वाला। तो बेंजीन रिंग का जो दूसरा आइसोमर होगा वो कौन होगा, मेटा वाला। तो ये मेटा आइसोमर है। और हम तीसरा जो आइसोमर होगा वो कौन सा आइसोमर होगा, पारा आइसोमर है। ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर और ये पारा आइसोमर, ये तीनों एक दूसरे का आइसोमर है। तीनों में अंतर क्या है, तीनों आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है। तो डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर भी 6 तरह का हम बताए थे। तो पोजीशन डिफरेंट है, एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे और एक पारा पे है। ठीक है, एक दूसरा पोजीशन पे, एक तीसरा पे, एक चौथा पोजीशन पे, जिसको हम लोग ऑर्थो, मेटा और पारा के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अंतर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू देखें तो ज़्यादा कुछ अंतर आप, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 453 केल्विन, 446 केल्विन। और पारा आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
वो है 448 केल्विन, 448 केल्विन। तो ये लगभग बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है कि लगभग सेम है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का जो डाटा दिया हुआ है हमारे बुक में वो दिया है 256 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा मेल्टिंग पॉइंट। हमको सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर कम लगेगा ना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड से गैस बनाना है। वाटर को सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो कम टेम्परेचर ना, 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर को बॉयल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर हम मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 249 केल्विन, और अगर हम पारा वाला का देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 223 केल्विन। तो अगर आप इस वैल्यू को कंपेयर कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग सेम है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखिएगा तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए बहुत तेज़ी से मेटा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, हाई हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, 200 के रेंज में, 250 के रेंज में, लेकिन यहाँ सीधे 350 के पास पहुँच गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो कारण है, इसका होने का कारण है कि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब इसके पास सबसे ज़्यादा सिमेट्री है, एकदम इसको अगर काटे बीच से तो इक्वल भाग में कट जाएगा। तो इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री कम है। तो इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पारा आइसोमर विच फिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस। तो पारा आइसोमर के पास अच्छा सिमेट्री होने के चलते ये क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट हो जाता है, अच्छे तरीक़ा से फिट हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, इसको मेल्ट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। इसी कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑर्थो और मेटा वाले से ज़्यादा होता है। तो हम इसका रीज़न लिख दें तो रीज़न क्या होगा, रीज़न क्या होगा, इट इज ड्यू टू द symmetry of, it is due to the symmetry of para isomers that fits in the crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers। अब हम लोग जो तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, किसमें, वाटर में। तो हमारा तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड को पानी में घोलें तो अल्काइल हैलाइड पानी में जल्दी घुलता नहीं है, या घुलता भी है तो बहुत कम घुलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड्स आर generally insoluble in water। छोटे छोटे अल्काइल हैलाइड तो पानी में थोड़ा मोड़ा घुलता है, लेकिन जैसे बड़े बड़े अल्काइल हैलाइड जब चेन बड़ा हो जाता है कार्बन का, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, घटने लगता है।
तो इसीलिए हम कहें कि जो अल्काइल हैलाइड जो है वो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, अल्काइल हैलाइड इनसॉल्यूबल क्यों होते हैं? तो अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जान लीजिए कैसा सॉल्वेंट है। एक तरफ अल्काइल हैलाइड है और दूसरी तरफ क्या है, वाटर है। तो वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर, और अल्काइल हैलाइड भी क्या है, पोलर। तो हम लोग ये जानते हैं कि पोलर पोलर में तो घुलता है, लेकिन यहाँ पर अल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए भी वाटर में नहीं घुल पा रहा है। तो इसका कारण क्या है, कारण है अल्काइल ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाता है। अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जिसके चलते क्या होता है, वो पानी में नहीं घुल पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का कंडीशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का कंडीशन क्या होता है, वाटर के साथ कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म कर सकता है, जब उस मॉलिक्यूल के पास क्या हो, हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, किससे, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। इन तीनों एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, तब ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे अगर हम बात करें वाटर, वाटर में क्यों घुल जाता है, तो वाटर वाटर में घुलने का कारण है, एक पानी हम कहाँ से लाएं, तालाब से लाएं, और दूसरा पानी समुद्र से लाएं, दोनों को मिला दिए, दोनों घुल जाता है एक दूसरे में। कारण क्या है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। चीनी पानी में क्यों घुल जाता है, चीनी और पानी एक दूसरे से बीच में क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RH, ये RH क्या है जी, ये R है मतलब कार्बन, और X कुछ भी है, फ्लोरीन है। तो होना क्या चाहिए, फ्लोरीन से क्या अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन, लेकिन फ्लोरीन किससे अटैच है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। और बाकी बात तो दूसरा अल्काइल हैलाइड ले तो Cl है, Br है, आयोडीन है, तो वो तो और करेगा भी नहीं। तो हम रीज़न क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो इसका रीज़न होगा कि अल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसी कारण से ये क्या है, इनसॉल्यूबल है। तो अल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, इसी कारण से ये इनसॉल्यूबल होते हैं। तो ये मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुआ। हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली इतना ही पढ़ना था, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से, मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से या सॉल्युबिलिटी से, वो इससे बाहर नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। तो अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पर कंपाउंड के सेट्स दिए हुए हैं, और उन सेट्स में जो कंपाउंड हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन है और हमको सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। तो आंसर 1
हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहला कंपाउंड कौन है हमारा? ब्रोमोफॉर्म। तो ये ब्रोमोफॉर्म क्या होता है? ये ब्रोमोफॉर्म होता है, देखो एक बात जान लो, हेलोफॉर्म क्या होता है? हेलोफॉर्म, एक चीज़ लिख रहे हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH(X3), तो याद रख लो CH(X3) हेलोफॉर्म कहते हैं इसको। तो अगर बोलेगा ब्रोमोफॉर्म तो क्या करोगे? CH(Br3), तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोमोफॉर्म कहेंगे, है कि नहीं? क्लोरोफॉर्म बोलता तो CHCl3, आइडोफॉर्म बोलता तो CHI3। तो ये हमारा ब्रोमोफॉर्म है। और ब्रोमोफॉर्म में कितना ब्रोमीन है? 3 एटम है ब्रोमीन के, CHBr3। अगला कौन सा कंपाउंड है? ब्रोमोमीथेन। मीथेन है ना, और ब्रोमोमीथेन है। तो एक मीथेन में तो एक कार्बन होगा, और कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा? 4, और एक Br लगाना है, तो एक हाइड्रोजन को कम करना होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? CH3Br, है कि नहीं? CH3Br, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, Br लगाना है, तो एक हाइड्रोजन को कम करके एक Br लगा दिए तो ब्रोमोमीथेन हो गया। तो ये हमारा हो गया ब्रोमोमीथेन। तो पहले हमें स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए, तो हमें पहले स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। तीसरा क्या है? क्लोरोमीथेन। ब्रोमोमीथेन लिख दिया, अब क्लोरोमीथेन लिखना है। तो उसी तरह CH3Cl, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। मीथेन बोला है तो एक कार्बन, एक Cl लगा है तो CH3 लगाना पड़ा। और अगला वाला क्या है हमारा? डाई ब्रोमोमीथेन। अब फिर से मीथेन है, इस बार क्या बोल रहा है? डाई ब्रोमो, 2 Br लगाना है, तो हाइड्रोजन एक कम करना होगा, CH2Br2, तो डाई ब्रोमोमीथेन। अब आपको क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अरेंज करना है। CH2Br2 को हम लोग डाई ब्रोमोमीथेन कहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, अच्छा इसको देखिए तो आप लोग कौन से बेसिस पे आप इसको 3 पॉइंट पढ़ाए थे बॉइलिंग पॉइंट पे, तो कौन से हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं? लगभग अल्काइल ग्रुप तो सेम है, मतलब कार्बन का संख्या सेम है ना, सब में तो कार्बन का नंबर सेम है। अंतर क्या है? हैलोजन में। इन सब में मॉलिक्यूलर वेट का अंतर है। इन सब का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? डिफरेंट है। और हम एक चीज़ पढ़े हैं ना यहाँ पर, क्या पढ़े थे? कि वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब अगर हम देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम वाला बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, उसका वैन डर वाल फोर्स सबसे कम होगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इन सब में आपको क्या लग रहा है किसका होगा सबसे कम? यहाँ 3 हेलोजन है, यहाँ 1 हेलोजन है, यहाँ 1 हेलोजन है, यहाँ 2 हेलोजन है। ऑब्वियस है कि 2 हेलोजन वाला 3 हेलोजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 हेलोजन वाला। अब 1 हेलोजन वाला भी एक ये है और एक ये है। क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन में कंपेयर करें कौन हल्का है? क्लोरोमीथेन। क्लोरीन ऊपर आता है, ब्रोमीन नीचे आता है। तो अगर हम ऑर्डर कंपेयर करें तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्लोरोमीथेन, उसके बाद उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोमीथेन का, उससे ज़्यादा। अब देखिए अब बचा कौन कौन? ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन? ये और ये। अब यहाँ 2 Br और यहाँ 3 Br, कौन ज़्यादा भारी? भारी ज़्यादा तो ये है इसके मुकाबले। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वैन डर वाल फोर्स कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इससे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ब्रोमोमीथेन से ज़्यादा होगा। तो अगला कंपाउंड कौन होगा? डाई ब्रोमोमीथेन। और अगला कंपाउंड कौन है? ट्राई ब्रोमोमीथेन भी इसको कह सकते हैं, या इसको हम लोग ब्रोमोफॉर्म कहेंगे।
तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 Cl लगा देंगे। ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, है कि नहीं। दूसरा क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल हमें लिखना आना चाहिए CH3 CH CH3। तो जिस स्पीड से हम लिख रहे हैं उसी स्पीड से आपको भी लिखना आना चाहिए। तो पूरा कमांड होना चाहिए अल्काइल ग्रुप पे। तो ये आइसोप्रोपाइल है, क्लोराइड लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? फ्री बॉन्ड के ऊपर। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी है ये। और तीसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो फिर से हम क्या करेंगे? 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लेंगे CH3। देखो पहला वाला में तो CH3 होगा, दूसरा वाले में CH2, तीसरा वाले में भी CH2, चौथा वाले में CH3 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन निकालना पड़ता। तो CH2 और यहाँ पर क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है? बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, क्या आंसर आया आप लोग का? सबसे कम। उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन, हाँ 1 क्लोरोप्रोपेन। हाँ। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसमें कितना कार्बन है आपका इस कंपाउंड में? एक चीज़ कॉमन है कि Cl सब में है। इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, और इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाला का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 3 कार्बन वाले का, है कि नहीं। 3 कार्बन वाले का मॉलिक्यूलर वेट कम है, 4 कार्बन का ज़्यादा। ये दोनों तो आइसोमर ही, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अब अगर हम देखें तो इन दोनों से ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? 1 क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसमें 4 कार्बन है। इन दोनों का कम है 1 क्लोरोब्यूटेन से। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो हम एक रूल पढ़े थे, वो तीसरा सेकंड पॉइंट क्या था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो इन दोनों में देखें तो ब्रांचिंग किस में है? सेकेंड वाले में नहीं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में ब्रांचिंग हो गया है। और नॉर्मल ये जो 1 क्लोरोप्रोपेन है, या ऐसे को हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का, इसमें स्ट्रेट चेन है। तो ब्रांचिंग होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो सबसे कम किसका होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उससे ज़्यादा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? 1 क्लोरोप्रोपेन। और सबसे ज़्यादा 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम है इसका 1 क्लोरोब्यूटेन। तो एग्ज़ाम में जो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन पूछने का संभावना ज़्यादा होता है। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन। छोटा सा टॉपिक है। तो हमारा अगला टॉपिक है एसिमेट्रिक कार्बन, जिसे हम लोग कायरल कार्बन भी कहते हैं, और इसको हम लोग C स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कायरल कार्बन क्या होता है? जब कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो या 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हो, तो वैसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, एक कार्बन लिए और इस कार्बन पे 4 एटम या 4 ग्रुप लगा होगा, तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें, ये कोई मान लेते हैं एक कंपाउंड है, और कार्बन यहाँ पर 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा है। नहीं दिख रहा है?
हाँ चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर कार्बन से 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? असिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कहेंगे, या इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कायरल कार्बन है। और मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, इसके लिए हमारा कंडीशन है कि उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए, यानी एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, हम ये तो कार्बन कायरल है कि हम बात कर रहे हैं। अगर हम पूछें मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल मॉलिक्यूल? तो वैसे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे, वैसे मॉलिक्यूल जो क्या शो करे? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे? रोटेट करवा सके। क्या करवा दे? प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे? रोटेट करा दे। यानी एक हम लाइट लेंगे और वो कैसा लाइट होगा? प्लेन पोलराइज लाइट होगा। ठीक है, यानी एक डायरेक्शन में होगा लाइट। तो जैसे उस कंपाउंड का लाइट को हम एक सॉल्यूशन से पास करें, तो यहाँ पर एक क्या है? सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? उस कंपाउंड का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस कंपाउंड का, जैसे मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, वो एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, तो हम उसका सॉल्यूशन लिए और उस सॉल्यूशन से हम क्या पास कर दिए? प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर दिए। तो क्या होगा कि वो जो लाइट जो है ना, पहले इस डायरेक्शन में था, अब क्या हुआ? लाइट थीटा एंगल से क्या हो गया? रोटेट कर गया राइट डायरेक्शन में, या लेफ्ट डायरेक्शन में भी रोटेट कर गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। क्या करेंगे? तो इसमें कौन सा कंपाउंड है? कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे? रोटेट कर दे। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहा है? रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट, जिसको हम लोग डी कहेंगे, डेक्स्ट्रोरेटरी, और लेफ्ट। और लेफ्ट को हम लोग कैसे सूचित करेंगे? एल से, जिसका मतलब होता है लैबोरोटेटरी। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे? रोटेट करा दे, राइट में या तो लेफ्ट में। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। और अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास किए और लाइट रोटेट नहीं किया, अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से लाइट पास किया और वो रोटेट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड which
doesn't rotate plane polarized light are called optically inactive compound. अब कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कैसे करवा पाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? तो हमारा हेडिंग होगा कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करेगा? दो कंडीशन में शो करेगा। पहला कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन कायरल कार्बन। मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? पहला चीज़ क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। तो ये समझ में आ रहा है कायरल कार्बन क्या है, कि मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए, यानी एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल के पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? डिसिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसिमेट्री होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में डिसिमेट्री है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यानी ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में या तो लेफ्ट में क्या कर देगा? रोटेट करा देगा। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी रोटेट होगा। पहला कंडीशन फुलफिल कर जाएगा, दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगा। यानी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगा, यानी लाइट रोटेट नहीं करवा पाएगा सॉल्यूशन। भले मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो भी रोटेट नहीं करवा पाएगा। मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होना जरूरी है और डिसिमेट्री होना जरूरी है। मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन तो है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, यानी डिसिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगा। तो ये कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो जो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? कायरल मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी मॉलिक्यूल विच शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, molecules which show optical activity are called chiral molecules। तो chiral molecules और chiral कार्बन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, are called chiral molecules। तो chiral कार्बन अलग चीज़ होता है, chiral molecule अलग चीज़ होता है। chiral molecule होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला चीज़ chiral कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है कायरल कार्बन। तो पहले जान लेते हैं कायरल कार्बन क्या है, ठीक है। इसको हम अब मिटा रहे हैं।
टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर एक हम कंपाउंड लिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये कंपाउंड कायरल कार्बन है कि नहीं है। CHO क्या ये कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है? क्या इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है? ये कार्बन है और इस कार्बन के पास पहला ग्रुप देखिए CHO है, दूसरा Br है, तीसरा है H है और चौथा है CH3 है। क्या ये चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट है? डिफरेंट है, चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। यानी इस मॉलिक्यूल के पास क्या है? कायरल कार्बन है। और कितना कायरल कार्बन है? एक कायरल कार्बन है। तो ये मॉलिक्यूल मेरा कायरल कार्बन, इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है। अब हम क्या कहेंगे, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर पाएगा? क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? अगर हम पूछे क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, तो अभी हम दो कंडीशन बताए थे। कायरल मॉलिक्यूल कहने का मतलब, अगर हम पूछे क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल जब भी बोले तो दिमाग में आना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ये। तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए दो कंडीशन था। मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल के पास डिसिमेट्री होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहीं से भी काट के देखिए, क्या मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो मॉलिक्यूल में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही तो चाहिए था दूसरा कंडीशन। क्या कहने का मतलब, इसमें क्या है? डिसिमेट्री है कि नहीं? तो मॉलिक्यूल में डिसिमेट्री है, कायरल कार्बन भी है, डिसिमेट्री भी है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? PPL को रोटेट कर देगा, प्लेन लाइट को रोटेट कर देगा राइट में या तो लेफ्ट में। तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसलिए हम ये कंपाउंड को क्या लिख सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिख सकते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। चलिए एक अगला कंपाउंड लेते हैं। ये पहला कंपाउंड था, ये दूसरा कंपाउंड अगर हम ले COOH CHH और CH2OH, क्या ये कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है? इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों डिफरेंट नहीं है, दो हाइड्रोजन आ गया। चारों डिफरेंट, चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर दो सिमिलर है, दोनों क्या हाइड्रोजन है। तो इसके पास कायरल कार्बन का संख्या क्या है? 0 है। तो पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? कायरल नहीं है। यानी पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तब ना हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। तो पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, सिमेट्री और डिसिमेट्री की बातें छोड़ दीजिए। तो ऑप्टिकली क्या लिख सकते हैं? इनएक्टिव कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अब हम तीसरा कंपाउंड लेते हैं। तीसरा वाला कंपाउंड में देखिए, क्या इसके पास कायरल कार्बन है? तो हमारा तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम देखें इस कार्बन को, कार्बन तो ये भी है,
लेकिन हमको देखना है इस कार्बन में तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ऊपर वाले कार्बन में 4 ग्रुप आपको दिख रहा है नहीं ना, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक कार्बन, तो यहाँ 4 ग्रुप है ही नहीं। तो हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 4 ग्रुप लगा हुआ है। देखिए एक ग्रुप कौन सा है, अगर इस कार्बन को देखा जाए तो एक CHO है, एक H है, एक OH है, और चौथा ग्रुप कौन सा है, चौथा ग्रुप ये कार्बन ही है। ये टोटल का टोटल क्या है, ये हमारा चौथा ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं इसके पास, तो ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है कि नहीं, ये कायरल कार्बन है। अब इसी तरह अगर हम इसको देखें, सेकंड वाले कार्बन को देखें, ये वाले कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखा जाए, H है, OH है, CHO है, और ये एक बड़ा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है ना इस कार्बन पे, तो इसके पास में चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। तो इसके पास कितना कायरल कार्बन है, इस कंपाउंड के पास पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, और वो भी एक नहीं है, वो भी 2 कायरल कार्बन है, तब तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना चाहिए। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब ना। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। क्या मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, मॉलिक्यूल डिसिमेट्री होना चाहिए। ज़रा देखो तो, बीच से काट दे इसको, अगर इसको हम बीच से यहाँ से काट दे, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और कायरल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। 2 कायरल कार्बन होते हुए भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये कंपाउंड क्या होगा हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, यानी ये लाइट को रोटेट नहीं करवा पाएगा। एक कंपाउंड हम और देते हैं एग्जांपल, आपको बताना होगा क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और ये जो अगला कंपाउंड है, तो ये हमारा 4th कंपाउंड है। इस कंपाउंड को आपको बताना है क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले देखते हैं कायरल कार्बन कहाँ पर है, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है, यस, ये हमारा कायरल कार्बन है। ये वाला OH H ये वाला ग्रुप और एक बड़ा वाला ग्रुप, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी कायरल कार्बन है। यहाँ से देखा जाए H OH एक बड़ा ऐसा ग्रुप ये और एक बड़ा ऐसा ग्रुप ये, तो दोनों तो डिफरेंट ग्रुप है ना, तो ये भी कायरल कार्बन है। और चौथा वाला देखा जाए H OH एक बड़ा ऐसा ग्रुप ये और एक ये छोटा वाला ग्रुप, तो 4 डिफरेंट है, ये भी कायरल कार्बन है। तो कितना कायरल कार्बन आ गया, ये वाला कायरल कार्बन है, देखो तो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो ये कायरल कार्बन होगा ही नहीं। एक ग्रुप ये, एक 2 हाइड्रोजन एक OH, तो 2 हाइड्रोजन लग गया है तो होगा ही नहीं। तो कायरल कार्बन कितना हो गया इसके पास, 4। कहीं से काट के देखिए, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कहीं से भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। तो मॉलिक्यूल में क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही तो होना चाहिए। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल के पास क्या है, डिसिमेट्री है, यानी हम इसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और ये कंपाउंड को आप लोग पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो पहचान लीजिए, नाम जानते होंगे इसका। ये कंपाउंड और कोई नहीं बल्कि कौन है, ग्लूकोज है, जिसे आप लोग खाते हैं ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज है ये। और ग्लूकोज
लाइट को रोटेट कर देता है। अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाएंगे तो 52 डिग्री शायद 53 डिग्री रोटेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो मेनली देखा जाए तो दो मेथड है जिसके द्वारा हम कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक है हमारा फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा है विज डैश प्रोजेक्शन। और भी तरीका है लेकिन हमें दो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है और वो भी हम बहुत कम टाइम में पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल कार्बन, यानी कायरल कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरीका से करते हैं। पहला तरीका क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, और ये बहुत कॉमन है फिशर प्रोजेक्शन। तो कायरल कार्बन को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। कायरल कार्बन को कैसे दिखाते हैं हम लोग? क्रॉस से, क्रॉस साइन से। तो जहाँ पर दो लाइन मीट कर रहा है ये कार्बन क्या है? जहाँ पर दो लाइन मीट कर रहा है वहाँ पर एक कार्बन है और ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है। तो जनरली कायरल कार्बन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अभी हम लोग एक कंपाउंड देखे थे ना, CHO, CH2OH और Br, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन है, ये वाला कंपाउंड कायरल कार्बन है। तो फिशर प्रोजेक्शन से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बस सिंपली एक क्रॉस बना दीजिए। तो ये वाला कार्बन हमारा क्या है? कायरल कार्बन है। स्टार बनाने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कायरल कार्बन है। ऊपर में CHO लिख दीजिए, जो है जैसे वैसे पुट कर देंगे, CHO Br H और नीचे क्या दे देंगे? CH2OH। तो इसको कहते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ग्लूकोज का भी थोड़ा देर पहले हम स्ट्रक्चर लिखे थे, ग्लूकोज का भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, CHOH और ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन था? ग्लूकोज में हमारे पास 4 कायरल कार्बन था। तो देखिए इसमें 4 कायरल कार्बन है, तो इसमें 4 कायरल कार्बन है ग्लूकोज में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, लेकिन ये किस मेथड के द्वारा? तो फिशर प्रोजेक्शन के द्वारा ग्लूकोज को हम इस तरह से दिखाते हैं। और भी मेथड होता है ग्लूकोज दिखाने का, साइक्लिक मेथड भी होता है, ठीक है। और दूसरा मेथड है विज डैश प्रोजेक्शन। तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या है? विज डैश प्रोजेक्शन। और इससे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगले क्लास में। आने वाले क्लास में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे विज डैश पे, आपको मिलेगा ये। तो विज डैश कार्बन पे क्या होगा? विज और डैश क्या होता है पहले बात समझिए। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है ना, दूध पूरा आ रहा है ना। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है। तो ये जो डार्क लाइन आपको दिख रहा है ना, ये होता है विज, और जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? डैश। तो ये हमारा विज है और ये हमारा क्या है? डैश है। और ये जो 2 लाइन सिंपल लाइन दिख रहा है ये बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, और ये जो थिक लाइन दिख रहा है जिसको हम लोग वेज कर रहे हैं वो क्या है? बोर्ड के यानी प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, यानी 90 परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हमारे आँख के सामने। अगर आप देखोगे तो ये 2 बॉन्ड कहाँ पर है? इस प्लेन पे है, जिस पे बोर्ड है। तो बोर्ड के प्लेन पे है, और ये जो बॉन्ड है वो कहाँ पर होगा? आपके आँख के सामने। तो देखिए इस तरह से हम, ये 2D स्पेस है तो ये 3D फिगर है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। और ये कैसा होता है? शेप टेट्राहेड्रल शेप होता है। और टेट्राहेड्रल एक 3D फिगर होता है।
तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो आपके आँख के सामने होगा, और ये जो डैश है ये ठीक इस बोर्ड के क्या होगा, पीछे होगा। तो टेट्राहेड्रल लगभग स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो काला वाला जो है उसको हम वेज मानेंगे, जो कि आपके आँख के सामने होगा, और ये जो ब्लू कलर का जो होगा वो आपके आँख के पीछे होगा, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। डैश वेज के पीछे क्या होगा, डैश, यानी बोर्ड के आगे होगा आपके आँख के सामने, इसको फ्रंट कार्बन कहेंगे। और इसको जो दूर वाला कार्बन है जो पीछे जा रहा है वो क्या है, रेयर कार्बन। और ये जो दो बॉन्ड है वो क्या है, बोर्ड के ऊपर है, प्लेन में है, ठीक है। तो जो सामने वाला जो होगा इसे क्या कहेंगे, वेज, ब्लैक वाला जो दिख रहा है। और जो आपको प्लेन के पीछे है वो क्या है, डैश है। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, ये पतला वाला बॉन्ड है जो कि बोर्ड के प्लेन पे प्रेजेंट है। तो यही है वेज डैश प्रोजेक्शन। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम वेज डैश से अगर बना के देखें तो यहाँ पर हम कार्बन बनाएंगे, और तो ये जो डार्क वाला बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आपके आँख के सामने होगा, HBr, दोनों बोर्ड के प्लेन में होगा बॉन्ड। और ये बॉन्ड कहाँ होगा, आपके आँख के सामने होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा इस बोर्ड के। और ये जो CH2OH होगा वो कहाँ होगा, बोर्ड के पीछे होगा। तो ये था वेज डैश प्रोजेक्शन। तो हमने काफ़ी शॉर्टकट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आगे के क्लास में आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। बस एक क्वेश्चन हम करवाएंगे इस पर। कभी कभी वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव हिसाब से भी ये ज़रूरी है, इसलिए चर्चा करना पड़ता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो अगले क्लास से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का केमिकल रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग हेलो एल्केन्स का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर हेलो एरीन्स का।